कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, हर सोर्स से पैसा लिया जा सकता है। पैसा जो आपकी जैसे जरूरत हो तो आप घर से पैसा ले सकते हो, माता पिता से ले सकते हो, या फिर दोस्त से ले सकते हो, या बैंक से उधार ले सकते हो। तो हर किसी के अलग फायदे होंगे, हर किसी के अलग नुकसान होंगे। वैसे वैसे जो कंपनी है, जो एंटिटी है, जो बिजनेस कर रहा है, वो कहीं से भी पैसा ले सकता है। चाहे तो वो कंपनी से पैसा, सॉरी, जो शेयर होल्डर है उनसे पैसा ले ले, या जो कमाया हुआ है उनको ना बांट के उस पैसे को अपने पास रख ले, या फिर बैंक से लोन ले ले। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उससे किसी से भी लोन लिया जा सकता है, बैंक वगैरह से, या फिर पब्लिक से लोन लिया जा सकता है डिबेंचर के रूप में। तो हर जो सोर्स है उसकी कॉस्ट अलग है, और हर जो सोर्स है उसके फायदे और नुकसान जो वो अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई हर जो सोर्स है उसकी कॉस्ट क्या है। बाकी के इम्पैक्ट जो है वो बाद में देखेंगे कि भाई इससे और क्या चीजें फायदा, क्या नुकसान। जैसे कि आप डिबेंचर से पैसा लेते हो तो उस केस के अंदर पैसा देना एक फिक्स बर्डन हो जाता है कि आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही है। लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही है। वहीं पर प्रेफरेंस शेयर करते हो इश्यू, तो उस केस के अंदर अगर प्रॉफिट है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना। इक्विटी है तो फिर और उस केस के अंदर बिल्कुल सीधी सी बात है कि प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो इक्विटी में लगाएगा उसकी ज़्यादा रहेगी। तो वो सारी चीज़ें अपन बाद में देखें। अब भी जो अपन देख रहे हैं सबसे पहले बेसिक की कॉस्ट जो वो क्या क्या लगती है। तो शुरुआत करें, सबसे पहला जो सोर्स ले रहे हैं अपन, सबसे पहला सोर्स ले रहे हैं कि हम पैसा ले कहाँ से सकते हैं, डिबेंचर से। डिबेंचर क्या है, एक तरीके से देखो, आज के टाइम में देखोगे तो बहुत सारे तरीके जो पैसा लेने के लिए आते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे सोर्स ऑफ कैपिटल के अंदर, पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से पैसा लिया जा सकता है। हालांकि वहां से क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस कम है, लेकिन अपन एक बार उसको जरूर देख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वो भी एक फाइनेंसिंग डिसीजन का हिस्सा है। तो डिबेंचर क्या है भाई, जैसे आप बैंक के अंदर पैसा जमा करो तो बैंक आपको ब्याज दे रही है 6%, और बैंक से आप पैसा लेने जाओ तो आपसे बैंक ब्याज दे रही है 18%। ये जो कोई बंदा है जिसके पास पैसा पड़ा है वो बैंक को अगर पैसा दे तो बैंक जो रिटर्न सिर्फ 6% दे रही है, और वहीं पर पैसा लेने जाए तो 15%, 18%, इस तरीके की ब्याज रेट जो वो चार्ज की जा रही है। तो कंपनी आई बीच में और कंपनी ने कहा कि एक काम करो, ये जो आपका पैसा है ना ये मुझे दे दो। इन्होंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि हम आपको क्या कर देंगे, 10% ब्याज दे देंगे। इस आदमी के लिए क्या है भाई, 6% से रिटर्न ज्यादा मिल गया। उसके बाद में कंपनी के हिसाब से देखें तो कंपनी को जो पैसा 15 या 18% में मिल रहा था वो क्या हो जाएगा, 10% पे मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? डिबेंचर आप किस किस तरीके से कर सकते हो, तो अलग अलग तरीके से डिबेंचर जो वो इशू किए जा सकते हैं। जैसे समझिएगा, एक तो आपने डिबेंचर इशू किए बिल्कुल सिंपल से कि भाई, एक तो आपने डिबेंचर इशू किए कि 10% के डिबेंचर इशू है, ठीक है, 5 साल है, और रिडम्शन उनको रिडीम करेंगे या रिडम्शन करेंगे अपन वापस एट पार, और इश्यू भी कर रहे हैं एट पार। क्लियर है? और डिबेंचर की फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपये। अगर अपन देखें तो क्या है, जब इश्यू करेंगे 0 ईयर में तो हमारे पास 100 रुपये आएंगे। क्लियर? रिडीमेबल इरेडीमेबल सारा देखेंगे, ठीक है। पहले साल क्या होगा, ब्याज देंगे, 10% है तो पहले साल 10 रुपये आपको ब्याज का देना है। दूसरे साल 10 रुपये ब्याज का देना है। तीसरे साल 10 रुपये ब्याज का देना है। चौथे साल 10 रुपये ब्याज का देना है। पांचवें साल, पांचवें साल 10 रुपये ब्याज का देना है, और 100 रुपये आपको जो फेस वैल्यू है उसको वापस रीपे करना है, मतलब कि रिडम्शन करना है। सिंपल सा तरीका ये, इस तरीके से अपन इश्यू कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि भाई हमें इसके ऊपर कॉस्ट कितनी लगती है, तो सबसे सही तरीका तो क्या है कि हम आईआरआर कैलकुलेट कर दें, मतलब कि किस किससे जो है वो ये रेट, ये जो सारे आउटफ्लो है वो इनफ्लो के बराबर हो जाए। सबसे सही तरीका और सबसे एग्जैक्ट तरीका तो जो वो ये है। लेकिन
आईआरआर कैलकुलेट करना हमेशा जो पॉसिबल नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे 20 साल का है तो फिर आईआरआर कैलकुलेट करना वगैरह वगैरह पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से हम यहाँ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो भी फॉर्मूले पढ़ेंगे ना, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देते हैं, वो अप्रोक्सीमेट आंसर देते हैं। ये चीज समझिएगा। अगर एग्जैक्ट आपको आंसर चाहिए तो आईआरआर के हिसाब से और उस हिसाब से जो रेट कैलकुलेट कीजिए, तो वो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है, जो आपको ब्याज जो है वो कितना लग रहा है, कॉस्ट जो वो कितनी लग रही है। लेकिन वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से हम क्या करते हैं, आईआरआर की जगह हम एक कुछ दूसरे फॉर्मूले जो इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें अप्रोक्सीमेट रेट मिल जाए और कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं। या फिर हमने मान लीजिए, एक तो ये तरीका था कि शेयर इश्यू करें, या फिर हमने क्या कहा, उनको कहा कि भाई हम जो वो आपको रेट जो वो 8% इंटरेस्ट देंगे, वही 5 साल, ठीक है। रिडम्सन एट 10% प्रीमियम करेंगे, और उसके बाद में इश्यू जो है वो फेस वैल्यू पे करेंगे, जो कि आपका है 100 रुपये। क्या होगा इस केस के अंदर, 0 ईयर में आपका जो पैसा जाएगा, सॉरी पैसा आएगा जब इश्यू करोगे 100 रुपये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर 8% इंटरेस्ट है, तो पहले साल आपका पैसा कितना आ जाएगा, 8 रुपये ब्याज का आपको पेमेंट करना। दूसरे साल 8 रुपये आपको ब्याज का पेमेंट करना। तीसरे साल 8 रुपये आपको ब्याज का पेमेंट करना। चौथे साल 8 रुपये आपको ब्याज का पेमेंट करना, और पांचवें साल 8 रुपये आपको ब्याज का पेमेंट जो वो करना है। क्लियर है। उसके अलावा अब 100 की जगह वापस कितने देने, 110 रुपये। कितने देने, 110 रुपये। यहाँ वाले में बात करें तो टोटल 5 साल में आपने एक्स्ट्रा कितने दिए, 100 के बदले में 5 साल जो ब्याज का दिया 50 रुपये, और उसके अलावा क्योंकि इश्यू भी आपने फेस वैल्यू पे किया था और रिडम्शन भी फेस वैल्यू पे किया था, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया। यहाँ आपने क्या किया, 8 पंजे 40, तो आपने 40 रुपये तो क्या किए, इंटरेस्ट के दिए, और उसके अलावा 100 रुपये में इश्यू करके जो है माइनस 10 रुपये तो ये दिए, और 100 रुपये 100 रुपये में इश्यू करके 110 में किया, तो 10 रुपये आपने क्या किए, प्रीमियम पे एक्स्ट्रा, सॉरी रिडम्शन पे एक्स्ट्रा रुपए दिए। तो यूं देखें तो टोटल आपने यहाँ भी 50 रुपये दिए और यहाँ भी 50 रुपये ही दिए। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करें तो उस केस के अंदर दोनों की कॉस्ट जो वो सेम ही लग रही है। भाई 5 साल में 50 रुपये आगे वाले को एक्स्ट्रा देने पड़े, यहाँ भी 5 साल में 50 रुपये जो एक्स्ट्रा देने पड़े। फिर एग्जैक्ट रेट कैलकुलेट करना है, आप आईआरआर कैलकुलेट कीजिए, लेकिन वो हमारे लिए इतना पॉसिबल होता नहीं है। तो 5 साल का शेयर लिया, अगर 10 साल का होता तो उस केस के अंदर और दिक्कत होती। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं कि भाई जैसे कि यहाँ जो वो क्या लग रहा है, एक तो जैसे पहले वाले केस में देखें, तो पहले वाले केस में क्या है, आपको जैसे शेयर जो है वो 100 रुपये मिले, 100 रुपये के बदले में आपको क्या करना है, 10 रुपये देना है। तो 10 रुपये दे रहे हो 100 रुपये पे, तो आपका 10% जो वो कॉस्ट लग रही है। क्लियर है, 10% जो कॉस्ट लग रही है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट देते हो ना, डिबेंचर पे इंटरेस्ट, उसका क्या होता है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आपका टैक्स रेट जो वो 30% है, तो टैक्स में इसको बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये 10 रुपये का आपको क्या मिलेगा, खर्चा जो अलग होगा। खर्चा अलग होगा मतलब कि 10 रुपये से आपकी क्या हो जाएगी, इनकम जो कम हो जाएगी। तो इस 10 रुपये से इनकम कम हो जाएगी, तो इस 10 रुपये पे जैसे मान लीजिए टैक्स रेट जो सपोज आपकी टैक्स रेट जो सपोज आपकी 30% है, तो ये 10 रुपये तो जाएंगे, लेकिन इस 10 रुपये की वजह से आपकी कुछ बचत हो जाएगी। क्या बचत हो जाएगी कि ये 10 रुपये जो आपका खर्चा अलग होगा, उस वजह से ये 10 रुपये से आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो इस 10 रुपये पे जितना टैक्स बनता है उतने टैक्स की क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो 10 रुपये पे टैक्स का बचत कितनी हो जाएगी, टैक्स की बचत हो जाएगी 10 का 30%, जैसे 30% टैक्स रेट है तो ये बचत हो जाएगी। तो टोटल आपको 7 रुपये का खर्चा आ रहा है 100 रुपये पे, 7 रुपये का खर्चा आ रहा है 100 रुपये पे। तो आप क्या कहोगे, 7 रुपये मेरे लग रहे हैं 100 रुपये पे, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो कितनी है, कि डी कितनी है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो वो कितनी है, मेरी 7%। इस वाले केस में समझिएगा, इस वाले में क्या है, मैं ब्याज कितना दे रहे हैं, 8 रुपये दे रहे हैं, लेकिन 8 रुपये की वजह से टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, जो कि कितना है, 8 रुपये का 30% जो वो टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा।
तो 8 रुपये का 30% कितना हो गया? 8 इंटू 0.3 2.4। तो 8 में से 2.4 की तो ये बचत हो जाएगी। तो आपके टोटल कॉस्ट आपकी कितनी पड़ेगी? 8 माइनस 2.4, 8 माइनस 2.4 5 पॉइंट। लेकिन इसके अलावा एक कॉस्ट आपकी और लग रही है। एक कॉस्ट आपकी कौन सी लग रही है? ये 10 रुपये का प्रीमियम जो वो आपका और लग रहा है। तो इस प्रीमियम को हम कैसे एडजस्ट करते हैं कि भाई 10 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। अब आप क्या, आपको रेट कैलकुलेट करनी है तो आप क्या कहोगे कि हर साल मुझे पैसा कितना मिला? 100 रुपये मिले और 100 रुपये के बदले में मुझे भुगतान कितना करना पड़ रहा है वो देख रहे हैं। तो आपको यूं देखे तो हर साल सिर्फ 8 रुपये देना और लास्ट के अंदर 10 रुपये देना है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। हम कहते हैं कि हम ये ऐसे नहीं दे रहे हैं, हम जो है इसको पेमेंट जो कैसे कर रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं कि भाई 100 रुपये ये गए, 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये और माइनस 8 रुपये माइनस 100 रुपये। और ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपये है ना, ये कॉस्ट हम पूरे 5 साल के अंदर जो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि 2 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा गए, 2 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा गए, 2 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा गए, 2 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा गए और 2 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा गए। ये जो 10 रुपये इसको बांट देते हैं। अब इस वजह से होता है क्या, समझिएगा, एक्चुअल में पेमेंट तो वहीं लास्ट में कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से काफी जो वो चेंज आ जाएगा। अभी उसको भी देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई देखो, एक तो 8 रुपये दे रहे हैं और इसका 8 रुपये का हमें 1 माइनस टैक्स रेट जो 30% टैक्स का फायदा मिल जाता है। मतलब कि जो है ये आपका 5.6 रुपये तो ये लगते हैं। उसके अलावा रिडम्सन वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस जो है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ये जो 10 रुपये आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, उसको क्या करो 500 सालों में बांट दो। तो हर साल उसकी कॉस्ट कितनी आ रही? 2 रुपये कॉस्ट आ रही। और इसके बदले में पैसा कितना मिला? अब यहाँ पर डिवाइड में सीधा 100 नहीं लिख सकते। समझ पा रहे हो बात की भाई, पैसा जो 100 आया है, 100 पे कॉस्ट नहीं लग रही है। 100 और 110 लास्ट के अंदर 100 के बदले में कितना दे रहे हो? 110। तो ऑन एन एवरेज आपका पास पैसा कितना रहा? 100 प्लस 110 भाग 2 कर दोगे। तो अब क्या कहोगे? आप कहोगे कि मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है? 8 इंटू 0.7, 5.6 रुपये तो मेरे इंटरेस्ट के जा रहे हैं। और हर साल क्योंकि मैं रिडम्पशन ज़्यादा पे कर रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट मेरी हर साल पड़ रही है 2 रुपये। तो मेरे हर साल जो कॉस्ट कितनी पड़ रही है, यूँ देखे तो 5 से 6 साल 7.6 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है। उसके बदले में पैसा कितना है? 100 और 110 का एवरेज। शुरुआत में 100 लिए, लास्ट में 110 दिए, मतलब कि ऑन एन एवरेज पैसा कितना रहा? 105 रुपये मेरे को मिले हैं। तो 105 रुपये पे ये मेरी कॉस्ट लग रही है। तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे 7.6 रुपये लगते हैं 105 पे। 7.6 डिवाइडेड बाय 105, तो ये मेरी आ गई 7.23%। सर क्या ये रेट एग्जैक्ट है? क्या ये रेट पूरी तरीके से एक्यूरेट है? नहीं, ये पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं। पूरी तरीके से एक्यूरेट कैलकुलेट करना था आप IRR के हिसाब से कीजिए, जैसे हम आगे पढ़ेंगे रियलाइज एल्ड कहीं। लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली जो क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ पा रहे बात? इस हिसाब से हम क्या करते हैं कि भाई डिबेंचर जब भी इश्यू होंगे तो डिबेंचर आपके 2 तरीके के हो सकते हैं। डिबेंचर जो है वो आपके 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो जो है वो इरिडीमेबल, मतलब कि जिनको आप रिडीम नहीं करोगे। और एक जो है वो क्या हो सकते हैं, रिडीमेबल। अगर इरिडीमेबल है तो उस केस के अंदर क्या रिडम्शन वैल्यू वगैरह कुछ होगी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होगी। तो आपको केडी कैलकुलेट करना है। सीधा क्या करोगे, सिर्फ एक कॉस्ट लग रही है आपकी इंटरेस्ट 1 माइनस टी, जो भी इंटरेस्ट का पैसा है उसमें से टैक्स का बेनिफिट देने के बाद में, और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, आपके जो भी इश्यू प्राइस है वो कर दोगे। मतलब कि इश्यू प्राइस कह सकते हो या नेट प्रोसीड कह सकते हो कि भाई आपको ये डिबेंचर देने पे आपको अल्टीमेटली पैसा कितना रिसीव हुआ। वहीं पर अगर रिडीमेबल है तो उस केस के अंदर 2 कॉस्ट लग सकती है। एक तो आप इंटरेस्ट का पैसा दे सकते हो और एक रिडम्पशन पे ज़्यादा दे सकते हो। क्लियर है? कई बार ये भी हो सकता है कि रिडम्पशन पे कम दे, लेकिन वैसा नॉर्मली केस होता नहीं है। ऐसे डिबेंचर जो कोई खरीदना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ होगा तो क्या होगा, के डी बराबर क्या होगा, एक तो इंटरेस्ट की कॉस्ट लगती है लेकिन उस पर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो नेट हमारी इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी है, और प्लस क्या कर देंगे उसमें
हमारी रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, माइनस उसमें से इश्यू प्राइस क्या है, डिवाइडेड बाय एन, जो नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, जैसे 5 साल है तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, मतलब 5 साल में उतना ही कॉस्ट जो बांट देंगे, और डिवाइड क्या करेंगे, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, के डी मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर मिल जाएगी। समझ पा रहे हो बात? तो ये लिख दीजिए, और यहाँ तक का जो है कोई डाउट हो तो बताइए। डिबेंचर की कॉस्ट कैलकुलेट करने में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? अब यहीं पर अगर पैसा जो है वो प्रेफरेंस शेयर से इश्यू करें, क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर से इश्यू करें, पहली बात आप खुद सोच के बताइए, अगर मैं पैसा प्रेफरेंस शेयर से इश्यू करूं या मैं डिबेंचर से इश्यू करूं, तो उस केस के अंदर मुझे कॉस्ट कहाँ ज़्यादा लगेगी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरी डिबेंचर में ज़्यादा होगी या प्रेफरेंस में ज़्यादा होगी, आप खुद अपने हिसाब से सोचिए। कन्वर्टिबल डेब्ट हो तो उसके अंदर रिडम्पशन वैल्यू की जगह जो कन्वर्जन वैल्यू है वो आ जाएगी। समझ पा रहे हो बात भाई? जैसे उन्होंने कहा कि 5 साल बाद में जो वो ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमने कहा ठीक है, एक इक्विटी शेयर कितने का, उन्होंने कहा कि 22 रुपए का, और उन्होंने कहा एक डिबेंचर के बदले में 5 इक्विटी शेयर देंगे, तो वो रिडम्पशन वैल्यू की जगह क्या हो जाएगी, उसकी कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी कि भाई कन्वर्ट होके इतना पैसा मिलेगा। समझ पा रहे हो बात भाई? 22 × 5 कर दोगे तो 110 रुपए के हमारे रिडम्पशन के मिलेंगे। प्रेफरेंस शेयर, समझ पा रहे हो बात? रीजन क्या है, क्योंकि मैं अगर मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के हिसाब से देखूं तो डिबेंचर जो वो कम रिस्की है, उससे प्रेफरेंस शेयर जो वो ज्यादा रिस्की है। रीजन क्या है कि जब पेमेंट होगा, कंपनी मान लीजिए लिक्विडेशन में चली जाए, तो सबसे पहले पेमेंट किसका होगा, डिबेंचर का होगा, तो डिबेंचर जो उनकी क्या होगी, रेट कम होगी, क्योंकि उनकी रिस्क जो कम है, तो रिस्क कम है तो रिटर्न कम है। प्रेफरेंस शेयर वाले क्या है, प्रेफरेंस शेयर वाले रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन इक्विटी जितना नहीं लेना चाहते, और डिबेंचर जितना रिटर्न नहीं चाहते, तो उसके बीच का जो जुगाड़ है वो क्या है, प्रेफरेंस शेयर। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो वैसे तो अकाउंट में पढ़ेंगे, लेकिन बता दीजिए, क्या प्रेफरेंस शेयर, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो वो इशू किए जा सकते हैं क्या? क्या इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो वो इशू किए जा सकते हैं क्या? नहीं, 20 साल तक जो है, 20 साल के अंदर रिडम्पशन करना होता है, एक्सेप्ट जो है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोजेक्ट है तो उस केस के अंदर आप करते हैं, तो उस केस के अंदर आप ज़्यादा का कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिडीमेबल या रिडीमेबल। इसमें क्या कॉस्ट लगेगी आपकी, के पी क्या होगी, सेम प्रेफरेंस शेयर जो वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पर जो क्या दोगे आप, इंटरेस्ट की जगह क्या दोगे, डिविडेंड दोगे। क्या इस डिविडेंड में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा क्या? नहीं। कारण क्या है, क्योंकि क्या ये डिविडेंड जो है वो आपके इनकम से कम होगा, क्या ये टैक्स में अलाउड होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये खर्चा नहीं है, समझिएगा, ये खर्चा नहीं है। अगर खर्चा होता तो टैक्स अलाउ करता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर टैक्स खर्चा होता तो ये अलाउ किया जा सकता, लेकिन ये खर्चा नहीं है, ये प्रॉफिट का बंटवारा है। हमने पूछा ये प्रॉफिट का बंटवारा क्यों है, उन्होंने कहा कि ये प्रेफरेंस शेयर है, और शेयर होल्डर जो क्या है, मालिक है। समझ पा रहे हो बात? तो ये कौन है, मालिक है, तो क्योंकि ये मालिक है, इस वजह से ये जो है पैसा जो भी इनको डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा, उसका टैक्स में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर इरेडीमेबल है तो जो भी आपका डिविडेंड दिया डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस कह दो, या नेट प्रॉफिट कह दो, कि भाई 100 रुपए का डिबेंचर इशू, सॉरी 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर इशू किया, उसके ऊपर 10 रुपए का डिविडेंड दे रहे हो, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 जो है हमारी कॉस्ट आ रही है। बिल्कुल अप्रोप्रिएशन है। वहीं पर रिडीमेबल है तो उस केस के अंदर क्या होगा, वही केपी, सेम वैसा का वैसा। एक तो आप डिविडेंड दोगे जिसके ऊपर जो आपको 1 - टी नहीं करना है,
क्लियर है? उसके अलावा रिडीमेबल है तो आप फिर वही खेल खेल सकते हो कि रिडम्पशन जो आप ज़्यादा पे करो या रिडम्पशन जो आप कम पे करो। रिडीमेबल वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस डिवाइडेड बाय एन अपॉन रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। क्लियर है? तो सेम वैसा का वैसा है, कोई भी चेंज नहीं है, बस आप क्या करोगे यहाँ पर नेट प्रोसीड या इश्यू प्राइस। अच्छा, आई पे लिख दिया, एन पे लिख, इश्यू हाँ इश्यू प्राइस लिख सकते हो या नेट प्रोसीड लिख सकते हो, जैसी भी आपकी इच्छा। क्लियर है? ये दोनों तो बहुत ही सिंपल से हैं, इन दोनों के अंदर जो कोई भी डाउट जो है नहीं होंगे। क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़े। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है आपका, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। इसके बाद में आता है आपका इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर में क्या है, अलग अलग अप्रोच है। अलग अलग क्या है, अप्रोच है। अप्रोच क्या है, किसी ने कहा कि इक्विटी शेयर की वैल्यू जो है वो डिसाइड करता है डिविडेंड, उसके ऊपर दिया जाने वाला डिविडेंड। उन लोगों का कहना ये था कि जो इन्वेस्टर है उसको शेयर की वैल्यू में उतना जो वो भाव नहीं है, या शेयर पे कितना कमाया जा रहा है उससे ज़्यादा वो किस पे ध्यान देते हैं कि इस शेयर पे डिविडेंड कितना मिलता है। तो वो जो है अपनी रेट जब कैलकुलेट करते हैं, या जो शेयर होल्डर अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन उस शेयर पे मिलने वाले डिविडेंड से डिसाइड होती है, न कि अर्निंग से होती है। कुछ लोगों ने इसके जस्ट अपोज में कहा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, चाहे कंपनी ने जैसे 10 रुपए कमाए उसमें से 5 रुपए बांट रही है और 5 रुपए रोक रही है, तो आखिर कमा तो 10 रुपए रही है। समझ पा रहे बात? और जो भी कमाया वो किसका, इक्विटी शेयर का। तो शेयर की वैल्यू जितना पैसा बांटा जा रहा है उससे नहीं, जो कमाया जा रहा है उससे डिसाइड होगा। तो ये दो लोगों ने आपस में क्या किया, आपस में बहस की। तो हमने कहा कि ठीक है, तुम दोनों की जो है वो एक सेकंड, डिविडेंड पे टैक्स कैसे, नहीं वो काटा है मैंने, ताकि आपको याद रहे कि भाई 1 - टी जो है वो काटना है, ये नहीं करना है। क्लियर है? ताकि आपको पता रहे। समझ पा रहे हो बात भाई? जो डिविडेंड डिबेंचर का जो फॉर्मूला है ना, वो सेम टू सेम फॉर्मूला है। देखो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और वो सारी अलग कहानी है। अपन जो है यहाँ पर अपने हिसाब से देख रहे हैं, वहां पर जो क्या टैक्स लगेगा वगैरह वगैरह वो सारी की सारी। और आज के टाइम में जो डिविडेंड भी शेयर होल्डर के हाथ में भी 10 लाख रुपए तक का उसका एग्जाम्पशन है। ठीक है? क्लियर है भाई यहाँ तक का? इक्विटी शेयर तो पहली जो है वो क्या है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच ये क्या कहते हैं, डिविडेंड प्राइस अप्रोच ये कहता है कि शेयर की वैल्यू जो वो क्या होती है, डिविडेंड से डिसाइड होती है। हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा कि हमें जो है वो क्या करनी है, कि ई कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, कि हम जो इक्विटी इश्यू की है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर एक चीज पढ़ी होगी। हमने कहा कौन सी? तो उन्होंने कहा कि एक परपेचुटी पढ़ी होगी। हमने कहा उसका नाम क्यों ले रहे हो परपेचुटी का? उन्होंने कहा कि परपेचुटी का मतलब क्या है, कि अगर कोई अमाउंट है वो आप लगातार देते रह रहे हो, तो उस केस के अंदर उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप
इंस्टॉलमेंट जो है उसकी जो भी इंस्टॉलमेंट है डिवाइडेड बाय आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट माइनस जो है वो ग्रोथ रेट, अगर उसमें ग्रोथ है तो। हमने कहा ठीक है, लेकिन परपेचुटी का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर, तो उन्होंने कहा इक्विटी शेयर जो क्या है, किस हिसाब से, क्या वो रिडीमेबल है क्या? हमने कहा नहीं, वो क्या है, इरिडीमेबल है। मतलब कि जब कंपनी बंद होगी तो उसी केस के अंदर उनका पेमेंट करेंगे। आपका कोई बिजनेस बंद करने का प्लान है? हमने कहा नहीं, हम तो गोइंग कंसर्न मान के जो अकाउंटिंग करते हैं, हम तो कहते हैं कि हमारा बिजनेस तो सतत चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि बिजनेस सतत चलता रहेगा तो आप डिविडेंड भी सतत कांस्टेंट जो वो देते रहोगे। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप डिविडेंड देते रहोगे तो उन सारे डिविडेंड की जो प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर दो तो वो आपकी क्या बनेगी, शेयर की आज की वैल्यू बनेगी। आप टोटल जो भी जीवन भर में जितने डिविडेंड दोगे उन सब की आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो उस शेयर की जो क्या बन जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी, मतलब कि आज की उसकी वैल्यू बन जाएगी। हमने कहा अच्छा कैसे? तो उन्होंने कहा देखो, शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, तो ये जो शेयर की वैल्यू है P0, वो वैसे वैसे यहाँ पर जो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट की जगह यहाँ पर जो किसके हिसाब से होगा, डिविडेंड के हिसाब से, डिविडेंड डिवाइडेड बाय रेट जो है क्या होगी, इंटरेस्ट रेट की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी पे कितनी कॉस्ट, और आपके डिविडेंड के अंदर कोई ग्रोथ है तो वो ग्रोथ रेट है तो वो लेस कर दीजिए। ये करने से आपकी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। हमने कहा कि हमें तो के ई कैलकुलेट करना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, के ई कैलकुलेट कर दो, ये लो के ई माइनस जी को इधर ले आओ तो आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड अपॉन P0 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, हमें तो सिर्फ के ई कैलकुलेट करना। उन्होंने कहा ये लो के ई इधर रख लो, डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0, ये माइनस का इधर जाते से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, आपकी के ई जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। समझिएगा, परपेचुटी का जो फॉर्मूला था इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट भी कौन सी लेते हैं अपन, फर्स्ट ईयर के एंड पे। तो इस वजह से इस डिविडेंड को भी क्या लिखते हैं, डिविडेंड 1, या फिर इस फॉर्मूले को शॉर्ट में जब भी लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी। D1 का मतलब क्या है, पहले साल के अंत में दिया जाने वाला डिविडेंड। जैसे उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने डिविडेंड जो 2 रुपए दिया है और हमारे डिविडेंड के अंदर 5% की ग्रोथ है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, जो आपका 2 रुपए है उसमें 5% जोड़ के। तो D1 का मतलब क्या है, डिविडेंड एट द डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। क्लियर है? ये वाला यहाँ तक का देखिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है एक्चुअल में गॉर्डन जो था उसी ने ये बात कही थी। क्लियर है भाई, ये फॉर्मूला आपको समझ आया क्या? इस फॉर्मूले तक कोई डाउट हो तो वो बता दीजिए। आगे बढ़े। दूसरा आया अर्निंग प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच कर देंगे। कोई सीधा सा है, गोल्डन ग्रोथ, उसका पूरा नाम अगर करोगे ना तो सीधा से याद आ जाएगा। ग्रोथ जो है वो जी उसने यूज किया है, गोल्डन ग्रोथ उसने जी से जो यूज किया है। उसके बाद में मोदी गिलानी एंड मिलर एक है, मोदी गिलानी एंड मिलर ने जहां भी दिया है वो इररिलेवेंस वर्ड यूज किया। उसको जो है वो कहता था किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसने डिविडेंड डिसीजन के अंदर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जहां भी थ्योरी दी हमेशा इररिलेवेंट ही दी। क्लियर है भाई? अर्निंग प्राइस वाले ने क्या कहा, अर्निंग प्राइस वाले ने कहा कि आज जो शेयर की वैल्यू है वो शेयर की वैल्यू सिर्फ डिविडेंड डिसाइड नहीं करेगा, उसकी जगह अर्निंग जो डिसाइड करेगा। अगर शेयर पे आप 10 रुपए कमा रहे हो और उसमें 6 बांट रहे हो तो 6 रुपए के हिसाब से जो शेयर की वैल्यू नहीं है,
₹6 के बजाय ₹10 से कीजिए। उन्होंने कहा कि ₹6 में आप बांट रहे हो, ₹4 आप रोक रहे हो, अल्टीमेटली ये जो है वो ₹10 आप उस शेयर पे क्या कर रहे हो, रिटर्न दे रहे हो। और ये कब तक देते जाओगे, कंटिन्यूस देते जाओगे। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी तो आप क्या करोगे, के ई माइनस जी करोगे। फिर जो वैसे ही के ई माइनस जी बराबर जो क्या हो जाएगा, E1/P0 और के ई इज इक्वल टू हो जाएगा E1/P0 प्लस ग्रोथ रेट। हाँ अभी आगे देखेंगे इसको, जस्ट इसके बाद में रिटेन अर्निंग को देखेंगे ना, तो रिटेन अर्निंग के कंपैरिजन में इसको लिख देंगे। क्लियर है यहां तक का? ये दोनों समझ आए। इसके बाद में एक और आया तीसरा, उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, ये होगी कि आगे वाले की शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है, उस हिसाब से आप जो वो क्या करो, के ई कैलकुलेट करो। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं दोगे तो उस केस के अंदर शेयर की वैल्यू जो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। भाई जैसे अभी जो है वो एनिवर्सरी थी थोड़े दिन पहले, तो मेरे यहाँ रूम में ही पड़े रहते हैं, तो जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, कुछ गिफ्ट दे दो। मैंने कहा इस बार गिफ्ट देने में दिक्कत नहीं, फिर क्या हो जाएगी, उससे एक्सपेक्टेशन आ जाएगी कि भाई अगले साल फिर जो है ये तो वापस आ जाएगा, वापस आएगा तो फिर वापस देना पड़ेगा। इस वजह से इसको कैंसिल करना ज़्यादा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि शेयर जो है उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, शेयर होल्डर की उस शेयर से क्या एक्सपेक्टेशन है, और उसके बाद में आप उसके बदले में रिटर्न कितना दे रहे हो। तो इसने क्या कहा, इसका नाम क्या है, CAPM या कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। क्लियर है भाई? तो इन्होंने क्या कहा, बहुत पहले था नवंबर लगभग में था, ठीक है। तो CAPM जो है उसका, उसमें कैसे होगा, देखो ये क्या कहता है कि शेयर होल्डर कितनी एक्सपेक्टेशन करेगा, ये डिसाइड करेगा सबसे पहले तो RF। हमने कहा ये क्या है कि अगर शेयर होल्डर रिस्क फ्री सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करता तो उसे कितना रिटर्न मिलता। हमने कहा जैसे, तो उन्होंने कहा जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर वो पैसा लगा देता तो कितना मिलता। हमने कहा कि 6% मिलता। तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये 6% वो मांगेगा ही मांगेगा। हमने कहा ठीक बात। और उसके अलावा वहां रिस्क नहीं थी, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है। तो रिस्क ले रहा है तो इस वजह से ये क्या मांगेगा, रिस्क के बदले में प्रीमियम मांगेगा। भाई रिस्क के बदले में प्रीमियम मांगेगा, मैं रिस्क ले रहा हूं तो मुझे उसके बदले में ज्यादा मिलना चाहिए। समझ पा रहे बात? तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा कि कितना मांगेगा, तो हमने कहा कि RM माइनस RF, कि भाई वहां पर जाने के बजाय, इसके जाने के बजाय अगर वो मार्केट में जाता तो कितना मिलता। उन्होंने कहा मार्केट में जाता जैसे जो मान लीजिए 15% मिलता, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 15 - 6% कितना हो गया आपका, 9%। अगर जो है वो ये बंदा ये पैसा रिस्क फ्री की जगह मार्केट के अंदर लगाता तो इसे 9% जो वो एक्स्ट्रा पैसा मिलता, 9% एक्स्ट्रा जो वो ब्याज मिलता। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये भी वो मांगेगा। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसके बाद में जो क्या होता है, देखो इसके बाद में जो है एक वर्ड आएगा बीटा। इस बीटा का मतलब समझिएगा, ये बीटा क्या है, ये बीटा क्या है, ये रिलेशन बताता है कंपनी एंड मार्केट का। कंपनी एंड मार्केट का जो है वो क्या करता है, रिलेशन बताता है। जैसे अगर कंपनी का बीटा जो है वो 1 है, इसका मतलब क्या है, अगर
मार्केट और कंपनी। अगर मार्केट जो है बीटा 1 है तो उसका मतलब क्या है, अगर मार्केट 10% से ऊपर जाएगा तो कंपनी भी 10% से ऊपर जाएगी। मार्केट अगर 10% से नीचे जाएगा तो ये भी क्या होगा, 10% से नीचे जाएगा। हमने कहा ठीक। अगर बीटा किसी का 2 है, अगर किसी का बीटा जो है वो 2 है तो उसका मतलब क्या है कि ये अगर 10% से इंक्रीज होगा तो कंपनी के शेयर में कितना चेंज होगा, फ्लक्चुएशन कितना होगा, 20% होगा। फ्लक्चुएशन ज्यादा होना क्या रिस्की है या कम रिस्की है? अगर यहाँ 10% की जगह यहाँ 20% हो रहा है तो डबल हो रहा है, तो क्या ये आपके लिए रिस्की ज्यादा है या रिस्की कम है? आपको लग सकता है कि ये रिस्की कम है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा भी देखिए। अगर मार्केट जो वो 10% से नीचे जाएगा तो उस केस के अंदर ये जो है कंपनी कितने से जाएगी, इसके शेयर जो वो क्या होंगे, 20% से नीचे जाएंगे। तो ये क्या करेगा, बीटा जो है वो बताता है मार्केट के अगेंस्ट में कंपनी जो है उसका रिलेशन कैसा है। अगर जैसे बीटा आपका -1 है तो उस केस के अंदर मतलब क्या है, 10% ये इंक्रीज होगा तो ये 10% क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वो 10%, अगर माइनस में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन लेगा, वो 10% से ऊपर जाएगा तो ये 10% से नीचे जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मार्केट में जाता तो मार्केट के कारण ये इतना प्रीमियम मांगता, ठीक है, लेकिन इस, हाँ रिस्की है, अगर ज्यादा है तो रिस्की है। अब अगर मार्केट में जाता है इसके इसके बजाय तो उसे 15% मिलता, लेकिन ये मार्केट की बजाय आप कहाँ पे आया है भाई, मार्केट का मतलब क्या करता, कम निफ्टी वगैरह में उनमें इन्वेस्ट करता, लेकिन वहां ना करके ये आप में इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपका मार्केट के साथ क्या रिलेशन है वो बता रहा है बीटा। तो उन्होंने कहा कि बीटा से मल्टीप्लाई करो। जैसे आपका जो एक्स्ट्रा 9% मांग रहा है, अगर आपका बीटा 1 है तो वो 9% ही मांगेगा। अगर बीटा 2 है तो मतलब कि आप ज्यादा रिस्क है, तो 9% की जगह वो कितना मांगेगा रिस्क प्रीमियम, 18% मांगेगा। अगर आपका बीटा 3 है तो 9% की जगह ये कितना मांगेगा, 9 या 27% एक्स्ट्रा मांगेगा। ठीक है, आपका बीटा जो कम है तो आपका रिस्क जो कम है उस केस के अंदर। तो इस हिसाब से इसने क्या कहा कि इस तरीके से आप क्या करो, रेट जो है वो डिसाइड करो। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। इसके साथ थोड़ा सा एक बार रिस्क जो वो देख लीजिए। रिस्क जो है उसको हम मेनली 2 कैटेगरी में बांटते हैं। अनसिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक। अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे कहते हैं, जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। और सिस्टमेटिक किसे कहते हैं, जो मार्केट स्पेसिफिक रिस्क है। अगर अनसिस्टमेटिक रिस्क है जैसे कि पर्टिकुलर इस कंपनी या, हाँ डाइवर्सिफाइबल या अनडाइवर्सिफाइबल भी इसे कह सकते हैं। देखो अगर अनसिस्टमेटिक है इसका मतलब क्या है कि ये इस कंपनी से रिलेटेड है, मतलब कि जैसे अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड रिस्क है, तो आप क्या करो, पैसा कहीं और भी इन्वेस्ट कर दो, ताकि इस इंडस्ट्री में अगर कमी आएगी तो वो इंडस्ट्री आपको क्या कर देगी, रिकवर कर देगी। तो उसके इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं डाइवर्सिफाई करके। और इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, डाइवर्सिफाइबल, डाइवर्सिफाइबल रिस्क है। वो रिस्क जो है वो किससे है, पूरे मार्केट से रिलेटेड है। तो आप चाहे कहीं पे भी जाओ, जैसे मार्केट से रिलेटेड रिस्क कौन सी होगी, जैसे कोरोना, कोरोना आया तो सारी इंडस्ट्रियां जो बंद हो गई, एक हेल्थ सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे ही लगभग बंद हो गए। तो ये क्या है, इसे हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, इसे हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं। इसे डाइवर्सिफाई करके
डाइवर्सिफाई करके कम नहीं किया जा सकता। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहलाएगी। इसे हम क्या कहेंगे? नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। साथ में ये भी लिख दीजिए कि इसे जो है वो बीटा से मेजर करते हैं। क्लियर है? और ये जो है सीएपीएम में से यूज करते हैं। क्या यहाँ तक की बातें आपके क्लियर है क्या? क्लियर है? इसके बाद में एक आपका लास्ट मेथड आता है, जिसे कहते हैं रियलाइज्ड यील्ड मेथड। अगर आपको एडजस्ट रेट कैलकुलेट करनी है तो फ्यूचर में जितने भी डिविडेंड हैं उनकी वो रेट कैलकुलेट कर दीजिए, जिससे उसकी आज की वैल्यू जो है वो निकल जाए, प्रेजेंट वैल्यू जो निकल जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता। रीजन क्या है? क्योंकि कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अब डिबेंचर दो आजीवन चलते रहेंगे तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? IRR मेथड जैसा कैलकुलेट करो। मतलब कि क्या करो? वो रेट कैलकुलेट करो जिससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के बराबर हो जाए। लेकिन आउटफ्लो जो यहाँ बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, इस वजह से ये रियलाइज रेट जो काम नहीं आता। जबकि सबसे एग्जैक्ट आंसर कौन सा देगा? यही वाला देगा। ऐसे डिविडेंड यील्ड या रियलाइज यील्ड या किसी भी तरीके से कहा जा सकता है। समझ पा रहे हो बात? अब यहाँ पर जो क्या हो सकता है, अब ये जो है ये मैं इनको एक साथ में लिख देता हूँ। इक्विटी शेयर सबसे पहला, डिविडेंड प्राइसिंग अप्रोच, अर्निंग प्राइसिंग अप्रोच। तीसरा CAPM। और चौथा जो हूँ रियलाइज्ड। डिविडेंड प्राइसिंग के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे? KE इज इक्वल टू P1/P0 प्लस G। KE इज इक्वल टू E1/P0 प्लस KE इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। और ये जो है वो क्या है? IRR। हमने कहा एक सोर्स और है पैसा जनरेट करने का। अभी बात करते हैं उसका। एक सोर्स और है पैसा जनरेट करने का, जैसे हम जो क्या कहते हैं रियलाइज सॉरी रिटेन अर्निंग, जो पैसा कमाया उसे हम क्या कर दें? रोक के रख दें। इसे हम क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग। इसकी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कुछ भी नहीं, ये तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा है तो उसके जैसा का जैसा ही होगा। लेकिन यहाँ एक चेंज कब आ जाता है? अगर आप शेयर नए इश्यू करते हैं तो उस केस के अंदर आपको ये पूरा पैसा मिलता नहीं, इसमें से कुछ पैसा जो फ्लोटेशन कॉस्ट कट जाती है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या हो जाती है? कट जाती है। भाई जितना आपने पैसा
इश्यू करते वक्त जैसे 100 रुपए में शेयर इश्यू किया, लेकिन उसमें 2 रुपए का खर्चा आ गया, तो आपके पास पैसे कितने मिलेंगे? 98। तो आपकी जो कॉस्ट लग रही है वो कितने पे लग रही है? 98 पे लग रही है। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी? P0 में से लेस हो जाएगी। तो नया शेयर है, नए शेयर इश्यू करेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा? P0 में से F जो है वो लेस हो जाएगा। जबकि रिटेन अर्निंग के अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट होगी नहीं, क्योंकि उसको इश्यू करना नहीं है। तो यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ सीधा जो KR जो वो क्या रहेगा? P1/P0 प्लस जी। यहाँ जो है वो क्या रहेगा? KR=P1/P0 प्लस जी। यहाँ जो है वो कोई चेंज नहीं है, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है, और ये तो जो है वो IRR के जैसा ही है। क्लियर है भाई यहाँ तक? क्लियर है। और एक जो है वो KR जो है वो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग जो है वो KE से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। KE से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि भाई KE अगर दे रखी है तो उसके बाद में देख लो भाई, इक्विटी अगर आप दोगे तो उस केस के अंदर जो है, मतलब इक्विटी पे जो भी पैसा आप उनको प्रोवाइड करोगे, चाहे डिविडेंड के रूप में या किसी भी रूप में प्रोवाइड करोगे, तो उनके ऊपर जो वो टैक्स वगैरह लग सकता है। और अगर आपको उसका रिटेन अर्निंग में टैक्स में कुछ फायदा मिलता है तो उस केस के अंदर उसका क्या ले लो? फायदा ले लो। ये 1 माइनस जो भी उसका पर्सनल टैक्स है वो आप क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। और उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ फायदा मिल सकता है क्या? अगर फ्लोटेशन का कुछ फायदा है तो वो भी लेस कर दीजिए। और इस तरीके से भी जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? वैसे ये आते नहीं है, लेकिन फॉर्मूला जो वो याद रखना, और उसमें से 1 माइनस कैपिटल गेन का अगर कोई टैक्स है तो उससे डिवाइड कर दीजिएगा। वैसे ये यूज होते नहीं है, लेकिन फिर भी समझिएगा ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे इक्विटी पे कुछ देते हो, अगर जैसे डिविडेंड वगैरह देते हो, और उसके जब इन्वेस्टर को मिलता है और उस पे उसका कुछ टैक्स लगता है, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगी? उस प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। हमने कहा ठीक। फ्लोटेशन कॉस्ट का अगर फायदा मिल रहा है तो वो हमारे उससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? उतनी कम हो जाएगी। उसके अलावा अगर जैसे कैपिटल गेन टैक्स रेट है कुछ, कि भाई रिटेन जो शेयर की वैल्यू जो वो उसकी बढ़ती है और उस वजह से उसकी वैल्यू में कुछ इंक्रीज होता है, तो उस वजह से क्या हो जाएगी? KE को बढ़ा देंगे। नॉर्मली जो आपकी क्या रहेगी? नॉर्मली कौन महंगा होगा? नॉर्मली KE जो महंगा होगा KR से। यहाँ तक का एक बार देख लीजिए भाई, कोई डाउट हो तो। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में आपका आता है हमने कहा हमने अलग अलग सोर्स से जो रेट कैलकुलेट कर ली, कोई डाउट वाली बात नहीं। हम सोर्स अलग, डेब्ट के हमने अलग कर ली, प्रेफरेंस शेयर के अलग कर दी, इक्विटी शेयर के अलग कर दी, रिटेन अर्निंग के अलग कर दी। लेकिन हम जब कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट लगी है वो कॉस्ट कवर हो रही है या नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उससे ज़्यादा कवर हो रहा है तो उस केस के अंदर हमें वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम किससे कंपैरिजन करें? KD से करें, KE से करें, KR से करें, KP से करें, किससे करें? तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके इंडिविजुअल सोर्स से जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो है। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करो। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करो भाई, टोटल मिला के आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है। हमने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा देखो कि ओ ये क्या हो जाएगा? KD आपका डिबेंचर कितना है इनटू डिबेंचर का वेट कितना है, KP इनटू
प्रेफरेंस शेयर का वेट कितना है, के डी के पी और के ई, और वेट कितना इक्विटी का, के आर, और वेट कितना आर का। हमने कहा कि कैसे, तो उन्होंने कहा जैसे आपकी के डी जो है वो मान लीजिए 10% है, के पी आपके मान लीजिए 13%, के ई जो है वो मान लीजिए आपका 15% है, और के आर भी मान लीजिए 15%। आपने पैसा कहाँ कहाँ से उठाया, हमने कहा कि हमने पैसा डिबेंचर से भी उठाया है, प्रेफरेंस शेयर से भी उठाया, इक्विटी से भी उठाया, और रिटेन अर्निंग से भी उठाया। उन्होंने कहा डिबेंचर से कितना उठाया, उन्होंने कहा कि हमने डिबेंचर से जो 10 लाख रुपये जो लिए। प्रेफरेंस शेयर से कितना लिया, उन्होंने कहा प्रेफरेंस शेयर से हमने लिए 15 लाख रुपए। इनसे कितना लिया है, इनसे लिया है 20 लाख रुपए, और इनसे कितना लिया है 5 लाख रुपए। तब बताओ हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, तो उन्होंने कहा कि 10% इंटू इसका वेट कितना है, आपके टोटल जो कैपिटल लगा रखी है उसमें 10 20 25, 25 से 35, 45 और 50, 10/50 प्लस 0.13 इंटू 15/50 प्लस 0.15 इंटू 20/50 प्लस 0.15 इंटू 5/50। क्लियर है, तो ये आ जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी क्या हो जाएगी कि ओ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी कि ओ हो जाएगी। हमने कहा सर वैसे तो डेब्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो जैसे इक्विटी है इसके अंदर तो थोड़ी सी समस्या है। उन्होंने कहा कि क्या समस्या बताओ, क्या कि सर इसकी बुक वैल्यू अलग है, इसकी मार्केट वैल्यू अलग है, तो कौन सी लें। तो उन्होंने कहा कि वेट किसका लिया जाए, ये जो वेट है आप किसका लें। क्वेश्चन क्या है कि वेट किसका लें। मान लीजिए इनकी बुक वैल्यू 20 लाख है, लेकिन मार्केट वैल्यू इनकी 30 लाख रुपए है, तो हम 20 लाख कंसिडर करें या 30 लाख कंसिडर करें। तो उन्होंने कहा वेट जो वो लिया जा सकता है बुक वैल्यू का, मार्केट वैल्यू का, या फिर आप मार्जिनल जो है वो भी वेट ले सकते हैं। हमने कहा ये मार्जिनल वेट क्या है, तो उन्होंने कहा कि मार्जिनल वेट का मतलब क्या है, कंपनी के डिजायर्ड कैपिटल मिक्स का वेट। मतलब कंपनी मान लीजिए चाहती थी कि हम जो पैसा उठाएं उसमें से 20% जो केडी से उठाएं, और 20% इससे उठाएं, और 30% और 30% इनसे उठाएं, तो वो वेट भी लिया जा सकता है। अगर वो वेट लेके आप के ओ कैलकुलेट करते हो तो वो क्या कहलाएगा, मार्जिनल वेट से निकाला गया के ओ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। या फिर मार्केट वैल्यू लेके कैलकुलेट किया है तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकाली गई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और या बुक वैल्यू के हिसाब से ले सकते हो। सर कौन सा लेना ज्यादा बेहतर है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। नॉर्मली लोग मार्केट वैल्यू जो ज्यादा प्रेफर करते हैं। समझ आई बात यहाँ तक, कि कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है भाई यहाँ तक का। अब हमने कहा कि ये सब जो कर रहे हैं अल्टीमेटली जो हमारा काम क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करें। भाई हमने पता चल गया कि भाई के डी हमारी ये है, डिबेंचर से पैसा उठाएं। मार्जिनल वेट देखो कुछ भी नहीं, मार्जिनल वेट का मतलब क्या है,
कि कंपनी के डिजायर्ड कैपिटल मिक्स का वेट। कंपनी चाहती है कि भाई 20% हम डिबेंचर से ले, 30% जो हम प्रेफरेंस से ले और 50% इक्विटी से ले। तो ये जो कंपनी का डिजायर्ड मिक्स है उसी का वेट के हिसाब से अगर आप के ओ कैलकुलेट कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल वेट। कंपनी की जो डिजायर्ड, उसकी जो इच्छा है, जो मिक्स रखने की इच्छा है, उसका वेट देके अगर आप के ओ कैलकुलेट करते हो तो उसे क्या कहते हैं हम, मार्जिनल वेट से कैलकुलेट की गई के ओ। क्लियर है भाई? अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे थेफ्ट जो वो कभी बढ़ता है कभी कम होता है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। अपन जो है इस तरीके से क्वेश्चन लेके चलते हैं, वैसा नहीं है भाई। साल के अंदर रिडम्पशन भी होगा, कुछ नए इश्यू भी होंगे, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, कंपनी कई बार ये कंपनी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रही है, समझिएगा। एफएम जो है वो एक तरीके से अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं कि भाई ये ट्रीटमेंट करोगे, ये आप डिस्क्लोज करोगे, इस तरीके से डिस्क्लोज करोगे, इस तरीके से प्रेजेंट करोगे। एफएम ऐसा नहीं है। एफएम है आप सही लोगे तो आपकी कैलकुलेशन सही होगी, कैलकुलेशन सही होगी तो आप मुनाफा कमाओगे। गलत कैलकुलेट करोगे, करो, हमें कोई मतलब नहीं भाई। जैसे ऑडिट होती है तो ऑडिट के अंदर हम्म नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू की ये बात ही नहीं करता ना एफएम। देखो, जैसे ऑडिट के अंदर आप एक वर्ड सुनते हैं कि ऑडिटर इज ए वॉचमैन नॉट ए डॉग, या इस तरीके का कुछ वर्ड जो वो इस्तेमाल करते हैं कि भाई ऑडिटर जो है वो क्या करता है। जैसे समझिए ये पेन है, ये पेन 2,000 रुपए की है और आगे वाले ने इसी पेन को 50,000 में खरीदा है। अब मैं यहाँ ऑडिट करने गया तो मुझे ये नहीं, उसको ये जस्टिफाई नहीं करना है कि पाँच ये 50,000 में खरीद लिया, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो 2,000 में मिल सकती है। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ ये गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर ही ऐसा आता है। मेरे को सिर्फ ये देखना है, पेन आई, हाँ आई, 50,000 में खरीदा ना खरीदा, 50,000 गए, हाँ गए, बस ओके, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। तो ऑडिटर जो वो चेक करता है। ये मैनेजमेंट खुद के हिसाब से जो सतर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट की कैलकुलेशन अच्छी रहेगी भाई। मैनेजमेंट अल्टीमेटली क्या है, वो यही देखेगा अगर उसकी ये कैलकुलेशन अच्छी होगी तो उस केस में उसका डिसीजन जो वो सही होगा, अगर ये कैलकुलेशन उसकी खराब होगी तो उस केस के अंदर उसका डिसीजन जो वो खराब होगा भाई। यही ये जैसे क्लासेज है, अब अलग अलग क्लासेज लेने के बाद में किस लाइव देखना डिसीजन अलग है, किसी का रिकॉर्डेड जो है वो देखना अलग डिसीजन है। उस डिसीजन पे जो हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। कंपनी के केस के अंदर जो ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये आपने इतने में क्यों खरीदा या इतने में क्यों बेचा, हमें उससे मतलब नहीं है। नॉट ए ब्लाउंड रखेंगे नहीं, मैनेजमेंट को हटा देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो मैनेजमेंट को हटा देंगे। अगर मैनेजमेंट अल्टीमेटली शेयर होल्डर मैनेजमेंट से तभी तक प्यार करेंगे जब तक शेयर होल्डर का पैसा मैनेजमेंट बढ़ा के देगा। अगर वो नहीं देता है, क्योंकि जैसे देखो अकाउंटिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, वो इन्फॉर्मेशन फिक्स होती है कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में कंपटीटर अपना प्रोडक्ट कब लॉन्च कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से भी डिसाइड करना पड़ेगा। एक मूवी देख रखी होगी आपने, के मेनन की, कॉर्पोरेट। तो वो कोल्ड ड्रिंक या ऐसा कुछ, कंपटीटर कब जो है वो लॉन्च करने वाला है, कंपटीटर के की डाटा चुराने की कोशिश करना है, ये सारा कुछ करेगा मैनेजमेंट। समझ पा रहे बात? क्लियर है भाई? तो यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया, के ओ वगैरह कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब जो है वो क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई आगे वाले ने पूछा या मैनेजमेंट अब जानना चाहता है कि पैसा कहाँ से रेज करें। डिबेंचर से रेज करें, प्रेफरेंस शेयर से रेज करें, इक्विटी शेयर से रेज करें, किससे रेज करें। तो नॉर्मली हम यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो क्या करेंगे, जो भी आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, यहाँ पर अब क्या करेंगे। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि पैसा कहाँ से रेज किया जाए, कहाँ से रेज करें। अब इनकी मैनेजमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट का सीधा सा हिसाब है, ये इन के इन प्रकारेण अपना जो है वो क्या करना है, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ानी है। समझ आ रही बात? भाई जैसे आज आप देख रहे हैं कि भाई इन्होंने जो वो
कुछ घोटाले बाहर आते हैं, फिर जो उनकी वैल्यू जो कम आती है वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें जो वो आदमी करता ही क्यों, मैनेजमेंट क्यों उसके पीछे पड़ा है, क्या कोशिश है उसकी? अल्टीमेटली उसका एक ही टारगेट है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक चीज चाहता है कि जिसने मुझे पैसा दे के बिठाया है उसके पैसे बढ़ाने हैं। भाई जैसे ये प्रैक्टिस करेगा तो उस केस के अंदर उसको पता है कि भाई ये चीजें जो सही है ये चीजें गलत है, लेकिन उसका काम क्या है, क्लाइंट का पैसा बढ़ा के देगा, उसका जो कुछ फायदा करवाएगा तो उस फायदे में से उसे कुछ मिलेगा। तो मैनेजमेंट जो क्या कर रहा है, शेयर होल्डर के बिहा पे काम कर रहा है, तो वो कैलकुलेट करेगा, जहां उसको फायदा दिखेगा वो चीज करेगा। अब इसका क्वेश्चन ये है कि मैं पैसा कहाँ से रेज करूं, डिबेंचर से रेज करूं, प्रेफरेंस शेयर से रेज करूं, या किस से रेज करूं, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मेरा जो लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का वो कहाँ से मिलना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम कौन सा देखेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स, कैपिटल जो, हाँ, ओनली गोल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बस पैसा ही पैसा होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हम बात करेंगे कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो। क्वेश्चन क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रखें? हमने कहा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके इक्विटी प्लस डेप्ट, प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं लेकिन नॉर्मली यहाँ पर प्रेफरेंस, अरे सॉरी, प्रेफरेंस शेयर तो है ही, उसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग वगैरह। लेकिन जब हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं ना तो नॉर्मली इक्विटी और डेप्ट दो को मेनली देखते हैं, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग वगैरह जो भी है वो उनको हम क्या करते हैं, डेप्ट के अंदर ही कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि भाई इक्विटी कितना रखें, इक्विटी से पैसा कितना लेके आए, डेप्ट से कितना लेके आए, प्रेफरेंस से कितना लेके आए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से कितना लेके आए, और भी कोई भी तरीके से। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और डेप्ट तो जो वो एक जैसे ही है, तो अपन इनको मेनली तीन कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे इक्विटी से, डेप्ट से और प्रेफरेंस से। अब हर किसी में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। फायदे है तो नुकसान कैसे हैं? आप पैसा इक्विटी से रेज करो, अगर आप पैसा इक्विटी से रेज करो तो के ई क्या होगी, हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, ज्यादा होगी। डेप्ट से पैसा लेके आओगे तो ये क्या होगी, कम होगी। ये जो है ये क्या है, मीडियम होगा, तो इसको जो अलग से देख लेंगे अपन। नॉर्मली अभी इक्विटी और डेप्ट पे देखते हैं। इक्विटी से पैसा लेके आओगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, डेब्ट के अंदर पैसा जो कॉस्ट जो कम लगेगी। आप डिबेंचर से पैसा रेज करोगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा। उसके बाद में दूसरी चीज, कंट्रोल। इक्विटी और इश्यू कर दोगे तो उस इक्विटी शेयर होल्डर तो क्या करेंगे, बिजनेस को वही चलाएंगे। तो अगर ज्यादा इक्विटी इश्यू करोगे तो आपका कंट्रोल क्या होगा, डाइल्यूट होगा। कंट्रोल आपका क्या होगा, डाइल्यूट होगा, बिखरेगा। जबकि अगर आप डेब्ट से पैसा इश्यू करते हो तो डेब्ट जो है वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेगा, और ना वो कंपनी किस तरीके से चलानी है उसमें बात करेगा। अगर जैसे मेरे पास किसी कंपनी के 51% इक्विटी शेयर है तो मैं इस कंपनी का 51%, उसके जो डिसीजन लेंगे उसके 51% मेरी बात मानी जाएगी, मैं एक तरीके से उसको कंट्रोल करूंगा। अगर मेरे पास किसी कंपनी के 51% डिबेंचर है तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मुझे जो उसका ब्याज ब्याज दिया जाएगा। तो क्या यहाँ पर कंट्रोल डाइल्यूट होगा क्या? नहीं, यहाँ कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, यहाँ होगा और यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, रिस्क। इक्विटी ज्यादा रिस्की है या डेब्ट ज्यादा रिस्की है? इक्विटी और डेब्ट में से ज्यादा रिस्की कौन है? इक्विटी 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 नहीं, डेब्ट। क्यों सर, इक्विटी क्यों नहीं? डिबेंचर से आपने पैसा लिया है ना, तो आपको ब्याज देना ही देना है, और अगर ब्याज नहीं दिया ना तो वो लेके कहाँ जाएंगे, आपको घसीटेंगे सीधा कोर्ट में और कंपनी को करवाएंगे बंद। इक्विटी से पैसा लिया है, कमाया
तो दे दीजिएगा, नहीं कमाया तो मत दीजिएगा। कमाया लेकिन डिबेंचर होल्डर तक का ही दिया तो उस केस के अंदर वहीं तक बात खत्म हो जाएगी, इक्विटी को नहीं दोगे चलेगा। लेकिन अगर इनसे पैसा ले लिया डिबेंचर से तो आपको पैसा देना ही देना है। तो रिस्क दोनों में से ज्यादा कौन होगा? रिस्क जो वो डेप्ट ज्यादा होगा, रिस्क जो वो ये ज्यादा रिस्की है, ये कम रिस्की। समझ पा रहे बात? कारण कारण ये है कि अगर कमाया तो दीजिए, नहीं कमाया तो मत दीजिए। ये कह रहे हैं कि चाहे कमाओ चाहे मत कमाओ, चाहे जो करो, हमारा जो ब्याज बनता है ना वो दो। नहीं दोगे जाएंगे कोर्ट में, करवाएंगे तुम्हारा बिजनेस बंद। तो फाइनेंशियल, अगर आपने फाइनेंशियल, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल जो डेप्ट, फाइनेंशियल डेप्ट लिया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको पैसा देना है। अगर नहीं दिया तो ये आपको इंसॉल्वेंसी के कगार पर पहुंचा देगा, आपकी बिजनेस को लिक्विडेट करवा सकता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ज्यादा रिस्की हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन ये आया, हमने पूछा ये कि पैसा, कि हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो तो आप सर अभी डिस्कस कर ही नहीं रहे हो कि क्या, कि पैसा इक्विटी से लें या डेब्ट से लें, किस से लें। मेनली अपन एक बार दो को ही देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर जो वो उसका अलग से देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर पे इतना ज्यादा क्लियर है। तो हाँ, अच्छा आपने वो शेयर होल्डर के हिसाब से देख रहे थे, हाँ शेयर होल्डर के हिसाब से इक्विटी ज्यादा रिस्की, क्लियर। अब देखिएगा, नॉर्मली अभी जो हम देखेंगे ना तो डेब्ट स्ट्रक्चर के अभी तक जो डिस्कस करेंगे ना उसमें हम इक्विटी और डेब्ट को ही लेंगे, प्रेफरेंस शेयर जो उसका एक आध पॉइंट है वो अपन बाद में देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन तो अभी भी ये है कि हम इक्विटी से पैसा रेज करें या डेब्ट से पैसा रेज करें। तो हमने लोगों से पूछा कि भाई क्या करें, डेब्ट से पैसा रेज करें या इक्विटी से पैसा रेज करें, किससे पैसा रेज किया जाए। तो कुछ लोग तो आए, उन्होंने कहा कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो वो डिसाइड करेगा कि आपके शेयर की वैल्यू जो वो क्या रहने वाली है। और कुछ लोगों ने कहा कि पैसा कहीं से भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल वैल्यू जो वो सेम टू सेम रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखो, जो सारी अप्रोचेज है उनको हम दो मेनली कैटेगरी में बांटते हैं। कुछ लोग आए कि जिन्होंने क्या कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसा डेब्ट से ले रहे हैं चाहे पैसा आप इक्विटी से ले रहे हैं। तो इनको क्या कहा गया? इनको कहा क्या कहा गया? इररिलेवेंस थ्योरी। और इनको क्या कहा गया? रिलेवेंस। इसमें नाम में कंफ्यूजन हो जाओगे, इस वजह से शुरू से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो, रिलेवेंस थ्योरी जो है उसमें दो चीजें हैं, दो अप्रोच है मेन, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ जो है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। और तो और इसने दो अप्रोच दी, एक तो विदाउट टैक्स और एक विद टैक्स। हमने पूछा भाई बताओ क्या आपका क्या कहना है। तो जैसे चार लोग क्लास के अंदर बैठे थे तो दो लोगों ने कहा कि सर बहुत फर्क पड़ता है, आप डेब्ट से या इक्विटी से कहाँ से पैसा रेज करते हो उसके हिसाब से फर्म की वैल्यू जो वो चेंज होती है, उसके हिसाब से फर्म की वैल्यू जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रखते हैं। इस साइड दो लोग बैठे थे कि सर, हाँ अभी बात करते हैं इसका, सब सारे कुछ याद हो जाएंगे, चिंता करो ही मत। उसके बाद में जो नेट ऑपरे दो लोग इस साइड बैठे थे, देखो क्लास के अंदर जाके पूछा कि भाई हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में ध्यान रखने से फर्म की वैल्यू में जो है वो कुछ परिवर्तन आता है क्या, क्या हमारा मार्केट वैल्यू में कोई चेंज आता है क्या। तो दो लोग इधर बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई
हाँ, इसकी वजह से चेंज आता है। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर सही से डिसाइड करते हो तो आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, कुछ कुछ ना कुछ होगा। और आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन की वजह से आपकी फर्म की वैल्यू पे फर्क आएगा। दो लड़के इधर बैठे थे, इन दो लड़कों ने कहा कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी लो, डेब्ट से लो, इक्विटी से लो, किसी से भी पैसा लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सबसे पहले पहले लड़के को खड़ा किया, इस नेट इनकम अप्रोच वाले को। इसको कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि भाई फर्म की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। तो उन्होंने कहा देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सबसे सस्ता क्या मिलेगा। हमने कहा कि डिबेंचर। सबसे ज्यादा इक्विटी और डेब्ट में सस्ता कौन सा है। हमने कहा कि डेब्ट। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप डेब्ट से पैसा लोगे तो मान लीजिए डेब्ट से पैसा ऐसा था कि नहीं, डेब्ट से जो पैसा लेके इन्वेस्ट करोगे वो और इक्विटी से जो लेके पैसा इन्वेस्ट करोगे वो दोनों पे रिटर्न अलग होगा, दोनों पे रिटर्न तो एक जैसा ही होगा। डेब्ट से पैसा लेके जो आप इन्वेस्ट करोगे उस पे कॉस्ट तो लग रही है कम और रिटर्न मिल रहा है ज्यादा। समझ पा रहे हो बात भाई। 8% पे पैसा लिया और 20% आपका रिटर्न मिल रहा है, तो ये 12% क्या है आपका एक्स्ट्रा रिकवर हो रहा है। और ये 12% आपका एक्स्ट्रा रिकवर हो रहा है, तो अल्टीमेटली इस वजह से क्या होगा, ये डिबेंचर डिबेंचर से जो पैसा लिया उस पर 20 रुपए कमाए, 8 रुपए डिबेंचर के दिए, तो ये 12 रुपए किसके लिए बच गए, और इक्विटी के लिए। इक्विटी के लिए बचे तो इक्विटी के लिए नेट इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इक्विटी के लिए क्या हो जाएगी, नेट इनकम बढ़ जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि डिबेंचर से जो पैसा लिया है उसके बदले में उनको जो दिया पैसा, उनको जो कॉस्ट दी है और उनके ऊपर जो रिटर्न आया उसमें फर्क है, और वो एक्स्ट्रा पैसा जो क्या होगा इक्विटी के लिए बचेगा। और इक्विटी के लिए अगर अर्निंग ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है इक्विटी की वैल्यू ज्यादा होगी। भाई अगर एक कंपनी का जो है इक्विटी उस पर 10 रुपए कमा के दे रही है और एक कंपनी की इक्विटी जो 15 रुपए कमा के दे रही है, तो जो 15 रुपए कमा के दे रही है उसके लिए लोग ज्यादा पैसा देंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हम डेब्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फर्म की वैल्यू जो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि डिबेंचर जो है वो सस्ता है और उसके ऊपर आप कमा ज्यादा रहे हो। हमने कहा ठीक, बिल्कुल बढ़िया बात। हमने कहा तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। इसने कहा कि दबा के जो है वो डेप्ट लो, जितना डेप्ट ले सकते हो ना उतना डेप्ट लो, क्योंकि डिबेंचर पे पैसा देना है कम और इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा ज्यादा। ये एक तरीके से चारवाक की थ्योरी अगर किसी ने दर्शन शास्त्र में पढ़ा हो, तो चारवाक ने कहा था कि उधार लो, घी पियो और मजे करो। वैसा है कि भाई डिबेंचर से जितना पैसा उठा सकते हो उतना पैसा उठाओ, आपकी वैल्यू जो बढ़ने वाली ही है। इस दूसरे वाले से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या कहना है। उसने कहा कि मैं नेट इनकम अप्रोच का समर्थन करता हूँ। उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी अप्रोच अगर सिर्फ समर्थन ही है तो तुम इसके साथ ही खड़े हो जाओ, तुम्हारी नई अप्रोच क्या। उन्होंने कहा कि नेट इनकम का समर्थन करता हूँ लेकिन कुछ हद तक, कुछ बातों में मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और हमने पूछा कि बताइए भाई तुम्हारी क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि डिबेंचर से पैसा लेंगे तो कॉस्ट कम लगेगी, रिटर्न ज्यादा मिलेगा, इस वजह से बचत होगी, और उस बचत से अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर की ज्यादा होगी, और अल्टीमेटली अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर की ज्यादा होगी तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर आप डेब्ट बढ़ाओगे तो एक लिमिट तक बढ़ाओगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट से भी ज्यादा अगर डेब्ट जो है वो बढ़ा दिया तो उस केस के अंदर डिबेंचर जो क्या हो जाएंगे, रिस्की हो जाएंगे। रिस्की हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पैसा ज्यादा मांगेंगे। हमने कहा कि रिस्की कैसे हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा देखो इक्विटी जो है वो क्या है, एक तरीके से ढाल है, किसका, इन डिबेंचर होल्डर का और लोन वालों का। हमने कहा कैसे, कि जैसे कोई भी लोन होगा, सॉरी कोई भी लॉस होगा, तो सबसे पहले नुकसान किसको बढ़ना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। भाई अगर नहीं कमाया तो इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं देंगे। अगर ये इक्विटी शेयर होल्डर है तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा नहीं दिया जाएगा और डिबेंचर का दे दिया जाएगा। अगर इन इक्विटी शेयर होल्डर को यहाँ से हटा दें और फिर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो उस केस के अंदर सीधा नुकसान किसका होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, डिबेंचर के, क्योंकि इनका पैसा फिर नहीं दिया जाएगा। भाई इक्विटी तो बहुत कम हो गई, अगर इक्विटी से पैसा बहुत ज्यादा लिया है तो इंटरेस्ट का पैसा कम है, तो अगर नहीं हुआ तो उस केस के अंदर जो इक्विटी वालों का जो पैसा नहीं मिलेगा और डिबेंचर का तो मिल जाएगा। लेकिन अगर ये साइड में होंगे या ये कम होंगे तो उस केस के अंदर नुकसान के चांसेस किसके बढ़ जाएंगे, डिबेंचर के या डेब्ट के जो वो नुकसान के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उस केस के अंदर ये क्या हो जाएंगे, रिस्की हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि डिबेंचर से पैसा लोगे या डेब्ट से जो पैसा लोगे वो एक लिमिट तक तो डेब्ट वाले ना नहीं करेंगे, कुछ भी मना नहीं करेंगे, वो जितना रेट है उसके हिसाब से देते रहेंगे। लेकिन एक ऑप्टिमम पॉइंट आएगा, उसके बाद में डिबेंचर वाले
जो है वो अगर उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा पैसा लोगे, जैसे एक कोई फर्म है जिसने लोन कम ले रखा है और एक फर्म ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, तो जिसने ज्यादा लोन ले रखा है उसको फिर लोन देने में लोगों को डर लगेगा कि भाई इतना कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक लिमिट से ज्यादा डेप्ट लेंगे तो उस केस के अंदर KD जो वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि डिबेंचर के बढ़ाने से फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर के बढ़ाने से फर्म की वैल्यू जो इंक्रीज होगी और इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक लिमिट आएगी, एक ऑप्टिमम पॉइंट आएगा। उसके बाद में डिबेंचर होल्डर जो है डेप्ट देने वाले वो पैसा ज्यादा मांगना शुरू कर देंगे, और क्योंकि वो पैसा मांगना ज्यादा शुरू कर देंगे इस वजह से वो फिर जो वो क्या हो जाएगी, KD बढ़ जाएगी, और इस वजह से फर्म की वैल्यू वापस क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? इन दोनों में कोई डाउट हो तो बताइए। इन दोनों में कोई डाउट हो तो बताइए भाई। क्लियर है? क्लियर है भाई यहाँ तक? अब इसके बाद में हमने पूछा कि भाई तुम जो हो, तुम दोनों, ये तुम्हारा क्या कहना है? इन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लो, डेब्ट से लो, इक्विटी से लो, सारे नाटक है, यूं ही ये माहौल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चाहे डेब्ट से लो चाहे इक्विटी से लो। हमने पूछा नेट ऑपरेटिंग इनकम तू बता, उन्होंने कहा माहौल बना रहे हैं ये दोनों, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर डेब्ट वाले जो कम मांगेंगे तो इक्विटी वाले ज़्यादा मांगना शुरू कर देंगे, तो अल्टीमेटली वो आपस में ऑफसेट हो जाएगा। फर्म की वैल्यू जो वो नेट ऑपरेटिंग इनकम जो होगी, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT, नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या, ऑपरेटिंग इनकम किसे कहते हैं, EBIT। उन्होंने कहा कि EBIT डिवाइडेड बाय KO करके फर्म की वैल्यू जो वो डिसाइड हो जाएगी। अब इसमें से डिबेंचर का जितना होगा उतना डिबेंचर का, बाकी का जो वो इक्विटी का रहेगा। तो हमने क्या कहा, इसने क्या कहा कि फर्म की वैल्यू जो है वो इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा कि डेप्ट जो है वो कितना और इक्विटी जो है वो कितना है। हमने कहा कि भाई ये तो कह रहे थे कि KD जो कम होगा तो इक्विटी के लिए अर्निंग कम होगा वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर KD को कम दोगे मतलब कि डिबेंचर होल्डर को पैसा कम दोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। समझ पा रहे बात? तो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी मतलब कि KE जो वो इंक्रीज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली KD जो है वो कम होगा तो उस केस के अंदर KE उसे कॉम्पनसेट कर देगा, या KE कम होगा तो उस केस के अंदर KD उसे कॉम्पनसेट कर देगा। मतलब KD बढ़ जाएगा तो KE कम हो जाएगा। अगर डिबेंच कॉस्ट ऑफ डेप्ट ज्यादा हो जाएगी, अगर ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर डेप्ट जो उस पर इंटरेस्ट ज्यादा लिया जा रहा है, रिस्की है, तो उस केस के अंदर जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो क्या हो जाएंगे, कम मांगना शुरू कर देंगे और वो शांत हो जाएंगे। अगर KD जो कम है मतलब कि कंपनी रिस्की कम है और तो उन्हें पैसा कम ब्याज पे मिल रहा है, तो ऐसी कंपनी पे इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि फर्म की वैल्यू जो है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम से ही जो वो एडजस्ट हो जाएगी और वहीं से जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। जबकि नेट इनकम अप्रोच जो वो क्या कह रहा था कि फर्म की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, डेब्ट की वैल्यू प्लस इक्विटी की वैल्यू। डेब्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, डेब्ट की वैल्यू तो वैसे उसकी बुक वैल्यू होती है, तो डेब्ट की वैल्यू प्लस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या जैसे नेट इनकम जैसे कहते हैं, डिवाइडेड बाय KE से होगी। और ये दोनों मिलके क्या बनेंगी, फर्म की वैल्यू बनेगी। ये दोनों मिलके क्या बनेगी, फर्म की वैल्यू बनेगी। जबकि इसने जस्ट उल्टा कह दिया, इसने क्या कहा, फर्म की वैल्यू जो वो EBIT से ही डिसाइड हो जाएगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए और डिबेंचर के लिए टोटल पैसा कितना बचा उसके हिसाब से जो क्या हो जाएगी, फर्म की वैल्यू जो डिसाइड हो जाएगी। फर्म की वैल्यू यही डिसाइड हो जाएगी। अब इस फर्म की वैल्यू के हिसाब से हमने कहा इक्विटी की वैल्यू क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इक्विटी की वैल्यू, यहाँ इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको, इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उस केस के अंदर आप क्या कर दो, फर्म की जो वैल्यू है उसमें से क्या कर दो, लेस कर दो डेब्ट की वैल्यू। बाकी जो बचेगा, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगी, इक्विटी की वैल्यू। तो उन्होंने कहा कि फर्म की वैल्यू पहले ही डिसाइड हो जाएगी। फर्म की वैल्यू नेट ऑपरेटिंग इनकम, बिजनेस जो है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब कि ऑपरेट करके, बिजनेस करके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करने से कितना पैसा जो वो कमा रहा है, जो उसका ऑपरेटिंग इनकम है, उससे फर्म की वैल्यू डिसाइड होगी। अब इसमें से
अगर डेब्ट की वैल्यू कम होगी तो इक्विटी की ज़्यादा हो जाएगी, और इक्विटी की वैल्यू ज़्यादा हो सॉरी डेब्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इक्विटी की कम हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में घर में एडजस्ट करेंगे, समझ पा रहे बात। बाकी ओवरऑल फर्म की वैल्यू जो वो ईबीआईटी से ही डिसाइड हो जाएगी। जबकि ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डेब्ट की वैल्यू और इक्विटी की वैल्यू अलग, दोनों की कैलकुलेट करो और दोनों का टोटल करो तो वो मार्केट में वैल्यू बन जाएगी, मतलब कि टोटल हमारी वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर जो वो क्या करते थे हम, डेब्ट प्लस इक्विटी, और इक्विटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय के। तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका नाम नेट इनकम क्यों है और इसका नाम नेट ऑपरेटिंग इनकम क्यों है। इसका नाम नेट ऑपरेटिंग इनकम इस वजह से क्योंकि ये कहता है कि फर्म की वैल्यू नेट ऑपरेटिंग इनकम से ही कैलकुलेट हो जाएगी, उसमें से डेब्ट का हटाने के बाद बाकी की जो वैल्यू बचेगी वो इक्विटी की बचेगी। और नेट इनकम कहता है कि इक्विटी की वैल्यू जो वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या नेट इनकम से जो इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू डिसाइड होगी उसमें डेब्ट की जोड़ो तो टोटल फर्म की वैल्यू जो आएगी। तो ये जो वो इक्विटी की वैल्यू अलग और डेब्ट की वैल्यू अलग कैलकुलेट करके जोड़ के फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ फर्म की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते थे, जिसमें से डेब्ट का हटा दो बाकी का बचेगा वो इक्विटी की वैल्यू रहेगी। क्लियर है। इसके बाद में इसके पास में बैठा था ये मोदी, गिलानी एंड मिलर। इसको पूछा, मोदी, गिलानी एंड मिलर का ध्यान रखना, इसने जब भी कहा है जहां भी कहा है इसने एक ही बात की, इररिलेवेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसने यहाँ कहा हो चाहे इसने डिविडेंड डिसीजन के अंदर अपनी थ्योरी दी हो। मोदी, गिलानी एंड मिलर जो है उसको पूछा कि भाई तुम जो है क्या कहना चाहते हो। उसने कहा कि चाहे डेब्ट कितना लो चाहे इक्विटी कितना लो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा कि ये तो ऊपर वाला ही कह रहा है, तुम्हारा नाम क्यों लिखा जाए, तुम्हारी थ्योरी क्यों लिखी जाए। तो उसने क्या किया, इस थ्योरी को प्रूव करके बताया। इस थ्योरी को, ये जो कह रहा था कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको क्या किया, आर्बिट्रेज के प्रोसेस से, आर्बिट्रेज के प्रोसेस से जो है वो क्या किया, उसको प्रूव करके बताया। अब आर्बिट्रेज का प्रोसेस क्या होता है, ऐसा बिना किसी रिस्क के प्रॉफिट कमाना, उसे हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज का प्रोसेस। जैसे समझिएगा, जैसे लंदन एक्सचेंज के अंदर जो वो, या फिर सॉरी जैसे यूएसए के अंदर जो रेट चल रही है $1 = ₹80। क्लियर है। यहीं पर हम जो है वो एक पाउंड के बदले में रेट कन्वर्ट करवा के, फिर जो वो एक पाउंड के बदले में रुपीज करके, फिर जो वो सॉरी पाउंड के बदले में डॉलर करके, फिर डॉलर के बदले में जो वो रुपीज में कन्वर्ट करवाएं, तो ये जो है ये रेट बनती है, मान लीजिए अल्टीमेटली इस तरीके से क्रॉस करने से रेट बनती है जो आपकी $1 मान लीजिए ₹82। तो उसी मार्केट के अंदर एक जगह ये ₹80 में और एक जगह ये ₹82 में, तो आप यहाँ से 80 में खरीद के 82 में बेच दीजिए। या फिर ये अलग स्टॉक एक्सचेंज में एक जगह ₹80 में मिल रहा है डॉलर, एक जो ₹80 मिल रहा है और एक जगह डॉलर जो वो ₹82 मिल रहा है, दो स्टॉक एक्सचेंज। कुछ भी नहीं, इस स्टॉक एक्सचेंज से खरीदिए और इस स्टॉक एक्सचेंज में बेचिए। तो इसे क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज का प्रोसेस। मतलब कि बिना कुछ किए, मतलब कि बिना कुछ मेहनत किए, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी रिस्क के आपका प्रॉफिट कमाना, उसे क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज। तो इसने क्या किया, ये नॉट ऑपरेटिंग इनकम की जो अप्रोच थी ना, उसको आर्बिट्रेज के प्रोसेस के जरिए समझाया। उसने कहा कि अगर जैसे इक्विटी वाले कम होगा तो उस केस, सॉरी डेब्ट वालों को के डी कम है और उसकी वजह से पैसा ज्यादा बच रहा है, तो धीरे धीरे क्या होंगे, लोग डिबेंचर जो उसको छोड़ के इक्विटी जो खरीदना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि इक्विटी के अंदर रिटर्न ज्यादा है। अब यहाँ पर जैसे एक एक्सचेंज के अंदर ₹80 में और एक जगह ₹82 में, तो ये अकेला आदमी तो करेगा नहीं, ये करेगा तो इसको देख के दूसरा भी करेगा, दूसरा करेगा तो सारे के सारे लोग यहाँ पर जो खरीदना शुरू करेंगे, यहाँ बेचना शुरू करेंगे, यहाँ खरीदना शुरू करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगी, डिमांड क्रिएट हो जाएगी, यहाँ सप्लाई क्रिएट हो जाएगी। और इकोनॉमिक्स का सीधा नियम है, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो भाव क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यहाँ सप्लाई बढ़ जाएगी तो भाव क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये 81 पे मान लीजिए जाके कांस्टेंट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है कि डेब्ट जो उसमें फायदा कम है तो लोग डेब्ट छोड़ के इक्विटी पे आना शुरू कर देंगे। और कब तक आएंगे, जब तक उसकी वैल्यू, सही वैल्यू जो है वहां तक नहीं पहुंच जाए। उसने इसको क्या किया, आर्बिट्रेज के प्रोसेस से कैलकुलेशन करके उसने समझाया। इसने पहले जो थ्योरी दी उसने एक एजम्पशन ले ली कि विदाउट टैक्स, कि मैं ये मानता हूं कि टैक्स है नहीं। तो लोगों ने अपोज किया कि ये क्या बात हुई, टैक्स कैसे नहीं, टैक्स तो है। फिर इसको बेचारे को गालियां पड़ी, तो ये मोदी, गिलानी और मिलर, इसको गुस्सा आया। फिर 5 साल बाद ये वापस आया और इसने कहा कि टैक्स होना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर वापस से इसने आर्बिट्रेज का प्रोसेस जो वो समझाया। तो ये इस तरीके से ये मोदी, गिलानी एंड मिलर है। अब
बताइए, इन चारों में से किसी में कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात भाई? अब क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। इसके अलावा दो थ्योरी और अलग से आई, जिन्होंने जो वो अलग से बातें की। एक तो है आपका ट्रेड ऑफ थ्योरी। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉम्पनसेट करना। समझ पा रहे हो बात? ट्रेड ऑफ मतलब कि जैसे रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ, मतलब कि भाई रिस्क बढ़ रहा है उसके बदले में रिटर्न बढ़ रहा है, तो वो रिटर्न को जो वो ट्रेड ऑफ किया जा रहा है रिस्क के द्वारा, या फिर रिस्क बढ़ रही है तो रिटर्न बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? रिस्क को ट्रेड ऑफ किया जा रहा है रिटर्न के द्वारा, मतलब कि एक दूसरे को कॉम्पनसेट किया जा रहा है कि भाई एक आप सीधी यहाँ से गाड़ी लेके अहमदाबाद जाओ, ठीक है, और या फिर बुक्स भर के लेके जाओ, रिस्क जो वो सिर्फ रास्ते में गाड़ी चलाने की है, तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में आप इसमें बोतलें भर के लेके जाओ तो रिस्क बढ़ेगी, उसके बदले में 5,000 की जगह आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। तो उस केस के अंदर वो क्या है? रिस्क बढ़ रही है, उसके बदले में रिटर्न बढ़ रहा है, तो ये कैसे क्या कहते हैं? ट्रेड ऑफ। समझ पा रहे हो बात कि भाई उसको कॉम्पनसेट किया जा रहा है। तो इसने क्या कहा कि भाई जो डेप्ट है, ये जो डेप्ट है, ये जो डेप्ट है, इसकी कुछ तो कॉस्ट है और कुछ इसके बेनिफिट है, कुछ इसकी कॉस्ट है और कुछ इसके बेनिफिट है। हमने कहा कि कॉस्ट क्या है, तो उन्होंने कहा एक तो सबसे पहले तो सॉल्वेंसी प्रॉब्लम, इनसे पैसा ले लिया तो इनको पैसा वापस देना ही देना है, इनका इंटरेस्ट जो भी है वो देना ही देना है, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। दूसरा, अब किसी से पैसा उधार लोगे तो वो फ्री का ज्ञान तो देगा ही, तो ये मैनेजमेंट के अंदर जो वो डिसीजन में माथाफोड़ी तो करेंगे। ऐसे क्या कहते हैं? एजेंसी प्रॉब्लम, कि भाई हाँ मेरा भी पैसा है तो मेरी भी बात सुनो। डिबेंचर होल्डर ये भी कहेंगे कि भाई मेरी, जैसे आपने बैंक से लोन लिया और फिर आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो या एसेट सेल करोगे, तो उस केस के अंदर वो आ जाएंगे कि भाई पैसा हमसे उधार लिया हुआ, ये एसेट सेल मत करो नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे क्योंकि हम रिस्क पे हैं। क्लियर है? तो ये एजेंसी प्रॉब्लम और ये इस तरीके की रिस्क हो गए। लेकिन अगर डेब्ट से पैसा लोगे तो उस केस के अंदर आपको फायदा भी होगा, उस केस के अंदर फायदा भी होगा। हमने कहा फायदा क्या होगा? सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, कॉस्ट इसकी कम होगी। हाँ, इनकी एजम्पशन वगैरह जो है वो अपन जो अपने नोट्स है उससे पढ़ लेंगे। टैक्स का बेनिफिट, पहली बात तो कि भाई कॉस्ट कम, दूसरा इसकी क्या है? कॉस्ट कम है, सस्ता है। क्लियर है कि डेब्ट से कुछ कॉस्ट लग रही है तो उसके बदले में कुछ बेनिफिट है, या कुछ बेनिफिट मिलते हैं तो उसके बदले में कॉस्ट भी है। क्लियर है? तो जब तक बेनिफिट ज्यादा है और कॉस्ट कम है तब तक आप डेब्ट लेते जाइए लेते जाइए लेते जाइए, और फिर ज्यादा अगर डेब्ट लोगे तो धीरे धीरे ये कॉस्ट क्या करने लगे सॉरी, के डी जो क्या करने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, और ये वाली प्रॉब्लम ज्यादा होने लग जाएगी, सॉल्वेंसी प्रॉब्लम और एजेंसी प्रॉब्लम ज्यादा होने लग जाएगी। तो जैसे जैसे बेनिफिट बढ़ जो है वो सॉरी जैसे जैसे के डी बढ़ोगे वैसे वैसे बेनिफिट जो कम होते जाएंगे और कॉस्ट जो वो इंक्रीज होता जाएगा। जब भी आपस में ऑफसेट हो जाए, ट्रेड ऑफ हो जाए पूरी तरीके से, मतलब कि जितना कॉस्ट है उतना ही बेनिफिट मिल रहा है, वहां पर रुक जाइएगा, उससे ज्यादा डेप्ट मत लीजिएगा, नहीं तो आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और आपका बेनिफिट जो कम हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि डेप्ट लेने से कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। उन्होंने कहा फायदे क्या है? उन्होंने कहा फायदा ये टैक्स का बेनिफिट है, कॉस्ट कम है। प्रॉब्लम ये है कि सॉल्वेंसी प्रॉब्लम और एजेंसी प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो सकती है।
तो उन्होंने कहा डेब्ट को लो, जब तक बेनिफिट ज्यादा है तब तक लेते जाओ लेते जाओ, जब ज्यादा ही लोगे तो उस केस के अंदर ये कॉस्ट अपने आप बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो बेनिफिट क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। भाई एक कंपनी है जिसके अंदर पूरा का पूरा लोन पे चल रही है, तो मतलब वो रिस्क ज्यादा है, तो उसके ऊपर जो उसमें जो पैसा देगा, अगर कोई लोन देगा तो वो पैसा ज्यादा मांगेगा। भाई जैसे समझिएगा, आदमी जब अपना स्टार्टअप शुरू करता है तो उस केस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत उसको पैसे की तब होती है। क्लियर है? उस वक्त वो लोगों से पैसा मांगने जाता है तो लोग उसे पैसा नहीं देते हैं, बैंक के पास जाएगा, बैंक उसे पैसा नहीं देगी। क्लियर है? जब वो पैसा कमा लेगा अच्छा खासा, तो उसे पैसों की जरूरत नहीं होगी, तो बैंक वाले उसे आ आके जो क्या करेंगे, पैसा देने के लिए तैयार रहेंगे कि लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो, जबकि जब जरूरत है तब नहीं आएंगे। वैसा वैसा जब आप डेब्ट से पैसा लोगे तो उस केस के अंदर शुरुआत में आपके क्या होंगे, बेनिफिट जो वो ज्यादा होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप डेब्ट बढ़ाओगे वैसे वैसे उसके बेनिफिट जो, जैसे जैसे डेब्ट बढ़ाओगे वैसे वैसे बेनिफिट जो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डेब्ट ले लोगे तो उस केस के अंदर वो रिस्की होना शुरू हो जाएगा फॉर्म, और कॉस्ट जो है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। सॉल्वेंसी प्रॉब्लम की, भाई बहुत ज्यादा ही आपने डेब्ट ले लिया तो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट भी ज्यादा है, जो पेमेंट करना जरूरी है, अगर नहीं किया तो आपकी बिजनेस लिक्विडेशन पे जा सकती है। एजेंसी प्रॉब्लम, वो आपके डे टू डे बिजनेस के अंदर भी क्या करना शुरू कर देंगे, बीच में इन्वॉल्व होना शुरू कर देंगे। तो जब ट्रेड ऑफ हो जाए वहां तक चले जाइएगा, उससे उस तक जो है वो चलने दीजिए। यहाँ तक का क्लियर है क्या भाई? क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है? उसके बाद में लास्ट आया पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। इसने कहा कि सब बातें हैं बेवकूफ, इन्वेस्टर जो है इतना कुछ सोचता ही नहीं, इन्वेस्टर देखता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन। कल अडानी के जो भाव गिरने वाले हैं, या अडानी के अंदर जो एक कोई घोटाला है और वो पकड़ा गया है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो लोग क्या करेंगे, दे धमाधम बेचना शुरू करेंगे, और क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो भाव क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कल को न्यूज आ गई कि भाई रिलायंस का जो एक जैसे जियो है, उसमें जैसे 5G स्पेक्ट्रम के अंदर नीलामी में उसका खुल गया है, या फिर उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर और इन्वेस्ट किया है, या फिर उसने जैसे राजस्थान सरकार के साथ अडानी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जिससे सौर ऊर्जा बनाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आई तो लोगों को लगा कि वाह यार ये तो बढ़ेगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जब अवेलेबल होगी तो लोग क्या करेंगे, जैसे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आएगी तो लोग खरीदना शुरू करेंगे, खरीदना शुरू करेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो भाव जो है वो बढ़ेंगे। अगर नेगेटिव न्यूज आएंगे तो लोग बेचना शुरू करेंगे, बेचना शुरू करेंगे तो सप्लाई इंक्रीज होगी, और सप्लाई इंक्रीज होगी तो उसके इसके अंदर प्राइस जो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इन्होंने कहा कि ये सारी बातें बकवास है। अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर है वो रेशनल है, और वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेता है। अगर उसके इन्फॉर्मेशन उसे पॉजिटिव मिल रही है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है, तो उस केस के अंदर उसके जो है वो अ, उस केस के अंदर जो वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर उसे ये, अब कंपनी के हिसाब से बात करें, अब हम तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं, अब कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए क्या करेगा, कंपनी कहेगी कि अगर कंपनी को लगेगा कि हम जो है वो फ्यूचर के अंदर अच्छा कमाने वाले हैं, तो उस केस के अंदर पैसा कहाँ से लेंगे, डेब्ट से लेंगे, क्योंकि डेब्ट जो है उस केस के अंदर जो सस्ता मिलेगा और उस पर रिटर्न ज्यादा कमाएंगे। अगर नेगेटिव न्यूज है कि मतलब कि आगे ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रहा है, तो उस केस के अंदर पैसा आपको इक्विटी से लेना पड़ेगा, क्योंकि डेब्ट से पैसा ले लिया तो उस केस के अंदर आपका पेमेंट जो फिक्स हो जाएगा कि इतना इंटरेस्ट का पेमेंट है, इतना फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का पेमेंट आपको करना ही करना है, तो उस केस के अंदर आपके लिए इक्विटी ज्यादा प्रेफर होगी। क्लियर है यहाँ तक का? क्लियर है? तो यहाँ तक का एक बार आप नोट से देख लीजिएगा, बाकी जो अपन कल एक बार इसको अपने नोट से देख लेंगे, ताकि इसकी जो एजम्पशन वगैरह है वो भी सारी की सारी डिस्कस हो जाए। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो यहाँ तक का देखिएगा, फिर अपन मिलते हैं वापस कल इसी टाइम। और होली को जो है वो
कोई छुट्टी का प्लान मत बनाइएगा, क्योंकि फिर प्लान मुझे आपका तोड़वाना पड़ेगा, उससे अच्छा है आप पहले बनाइए ही मत। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।